हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेरुवारी यूनियन केस 1960 के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जुडिशरी और जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो यह बेरुवारी नाम है, ये बेरुवारी नाम किसी पर्सन का नहीं है, ना ही किसी स्टेट में कोई बॉडी है, मतलब कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कोई कॉरपोरेशन या कोई लीगल एंटिटी, इस टाइप का कोई कुछ भी नहीं है। यह एक रीजन का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता है। तो इसके ऊपर यह केस है। जैसा कि हम जानते हैं जो बेरुवारी है वो वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता है। तो इसकी हिस्ट्री ये शुरू होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने नेहरू नून पैक्ट एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1958 में, 1958 में। उस टाइम पे जो यह टेरिटरी थी, मतलब यह रीजन था, जो लैंड था वो किसको बेरुवारी जो रीजन था वो किसको, पाकिस्तान को इंडिया ने मतलब दे दिया था। तो इसके कारण ये हुआ कि वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल तो अपनी टेरिटरी किसी पाकिस्तान को देगा तो उसको तो बुरा लगेगा कि मेरी टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे दे सकता है किसी अदर कंट्री को। तो इसलिए मतलब ये डिस्प्यूट इमर्ज हुआ। तो हम इस केस के फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस केस के फैक्ट को हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, कैसे हिस्ट्री क्रिएट हुई इस बेरुवारी केस के लिए। तो सबसे पहले माउंट बेटन प्लान आया 1947 में। तो इसको हम क्या इंडिपेंडेंस एक्ट के तौर पर भी जानते हैं। और जो माउंट बेटन प्लान था, माउंट बेटन भाई साहब ने क्या टू नेशन थियरी का सिद्धांत दिया। तो टू नेशन थियरी के तहत क्या इंडिया और पाकिस्तान का गठन हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान का जब गठन हुआ तो उस टाइम पे क्या, अब दो 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 देश बनाने हैं, तो दो देशों का डिवीज़न कैसे किया जाएगा, मतलब उनकी सीमाएं कैसे ओरिजिनेट की जाएंगी। तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया जो जॉन रेडक्लिफ के नाम से हुआ। जॉन रेडक्लिफ को उनको चुना गया था इस आयोग का अध्यक्ष। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली कि यार भाई चलो हम ही कर देते हैं भारत का विभाजन, मतलब भारत और पाकिस्तान के सीमा का कैसे विभाजन किया जाएगा। रेड क्लिफ भाई साहब ने जो प्रिंसिपल अपनाया था उसमें मेजोरिटी को ध्यान में रखा था। मेजोरिटी मतलब जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ उस रीजन को पाकिस्तान में, सॉरी इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, और जो मुस्लिम बहुसंख्यक था उसको क्या कर दिया, पाकिस्तान नेशन बना दिया गया था। तो टाइम पे क्या हुआ, जो रेड क्लिफ भाई साहब थे ना, इन्होंने क्या किया, जो बेरुवारी रीजन था, जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको इंडिया में तो काउंट कर दिया, मतलब लेकिन बट जो उनका रिटर्न मैप था उसमें इंडिया में मेंशन करना भूल गए, जिसके कारण यह जो बेरुवारी केस आज हम पढ़ रहे हैं। अगर ये गलती नहीं करते रेड क्लिफ भाई साहब तो आज हमें ये केस पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो इसके बाद क्या हुआ, जब 1952 में पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, जो बेरुवारी रीजन था उस पर क्लेम कर दिया कि ये तो भाई हमारा है। तो पाकिस्तान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। फिर डिस्प्यूट एराइज हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच कि यार ये रीज़न किसका है, हमारा है या आपका है। तो उसको सेल्व करने के लिए क्या 1958 में एक नेहरू नून एग्रीमेंट साइन हुआ। उस नेहरू नून एग्रीमेंट में जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पीएम, और जो पाकिस्तान के पीएम थे नून साहब, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। तो इस एग्रीमेंट में क्या बात रही, चलो देख लेते हैं उसको भी। तो नेहरू नून एग्रीमेंट 1958 में साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट में यह डिसाइड किया गया जो बेरुवारी रीजन है उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। अब ये डिस्प्यूट इस पैक्ट के बाद वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में स्टार्ट हो गया। तो इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकार होता है जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच, स्टेट प्लस सेंटर के बीच जो डिस्प्यूट होगा उस पर लिया जाएगा। सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट होगा तो उसको डिस्प्यूट लिया जाएगा। या दो स्टेट, एक स्टेट और प्लस दूसरा स्टेट, दोनों स्टेटों के बीच में जो डिस्प्यूट होगा वो भी किसमें, मूल क्षेत्राधिकार का जो पावर है सेंटर सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके तहत ये केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या आर्टिकल 143 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट से इस केस के बारे में कंसल्ट किया। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, आर्टिकल 143 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर के मामले में कंसल्ट ले सकता है। और ये जो कंसल्ट होती है प्रेसिडेंट के लिए कैसी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, उस पर बाइंडिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट चाहे उस कंसल्ट को मान सकता है या फिर इग्नोर भी कर सकता है।
चलिए अब जान लेते हैं कि इशू कौन कौन से रेज्ड हुए इस केस में। पहला इशू ये था कि पार्लियामेंट के पास क्या इतनी पावर है कि वो टेरिटरी के मतलब स्टेट के किसी टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को आर्टिकल 3 के तहत दे सकता है। फर्स्ट इशू ये था। दूसरा इशू ये था जो लेजिस्लेटिव एक्शन है क्या वो नेसेसरी है किसी भी नेहरू नून पैक्ट को, नेहरू नून जो एग्रीमेंट था उसको लागू करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन ये था क्या गवर्नमेंट को मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 368 आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इस केस को सुलझाना चाहिए। तीसरा ये था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अब जो आर्टिकल 13C जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें क्या बात की गई। उसमें यह कहा गया है इंडियंस कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। इसमें कभी भी ये नहीं कहा गया है कि हम अपनी टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं, लेकिन हम किसी फॉरेन टेरिटरी को हम एक्वायर जरूर कर सकते हैं। सिर्फ यही मेंशन किया गया है आर्टिकल 13C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। देयर इज अ नो मेंशन ऑफ ग्रांट एनी टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू फॉरेन कंट्री। आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वह पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह इंक्रीज डिक्रीज और अल्टर बाउंड्री किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज डिक्रीज और अल्टर कर सकता है। और पार्लियामेंट कैन गिव द चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकता है। यह पावर किस में आर्टिकल 3 के तहत किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें जजमेंट क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा कि पार्लियामेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिसके तहत वह इंडियन टेरिटरी को किसी अनदर कंट्री को दे सके आर्टिकल 3 के तहत। दूसरी बात उन्होंने ये कि पार्लियामेंट यह कर सकता है अपनी टेरिटरी को किसी और को दे सकता है, बट उसके लिए उसके क्या आर्टिकल 368 के तहत क्या लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जिसके तहत ही वह यह जो टेरिटरी है वो किसी अदर कंट्री के साथ शेयर कर सकता है। और तीसरी बात उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है एक कि प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पार्ट नहीं है। अगर जब यह प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो यह कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होगा, ये भी इन्होंने कहा है। बट इन्होंने यह भी कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनके की माइंड था, क्या था, प्रेम्बल की माइंड था उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का। और इन्होंने यह भी कहा कि अपनी जजमेंट में इन्होंने यह भी कहा कि यह किसी टर्म को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टर्म है जो या कोई आर्टिकल है जो एम्बिगुअस हो सकता है, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो उस टाइम पे हम इंटरप्रिटेशन के लिए हम क्या प्रेम्बल का सहारा ले सकते हैं। ये तो थी इस केस की जजमेंट। अब चलते हैं देखते हैं कि इस केस की जजमेंट के बाद क्या असर हुआ आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ द बेरुवारी यूनियन जजमेंट। तो इस केस के बाद जो 9th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 1 जिसके तहत शेड्यूल 1 को अमेंड किया गया और द नेहरू नून पैक्ट था, जो नेहरू नून पैक्ट था उसको फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके तहत बेरुवारी रीजन को पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब 1970 के बाद तो यह जो पाकिस्तान है, ईस्टर्न पाकिस्तान, यह जो अब बांग्लादेश बन गया है, तो अभी जो बेरुवारी जो रीजन है वो किसके पास है, बांग्लादेश के पास है। इस तरीके के इंडिया और बांग्लादेश के बीच बहुत सारे टेरिटरी आदान प्रदान हुई है, जिसके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं। तो रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया गया है 2015 का है। 2015 में जो एक अमेंडमेंट किया गया है उसमें उसको कौन सा है 100वां अमेंडमेंट मतलब 100वां अमेंडमेंट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके तहत इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो टेरिटरी आदान प्रदान की गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को लाइक करें और आपको कैसा ये वीडियो लगा इसके लिए कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें।